नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो सही और सटीक होती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, सबको जोड़ें और जुड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र इस देश का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र के बिना इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसे मजबूत होना ज़रूरी है। कैसे मजबूत होगा? आपको मालूम होगा कि हर काम अगर बेईमानी से किया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे वोट का, आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं है। अब बेईमानी होती है या नहीं होती है, अभी तक यह सिद्ध नहीं हो पाया है। लेकिन शंका है तो सरकार का काम है शंका समाधान करना। अगर सरकार उस पर बात नहीं करती है, उसे सुनना नहीं चाहती है, लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है, तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, याचिका दायर करते हैं और वहाँ से उसका समाधान निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि वह ईवीएम से डाले गए वोट और फिर वीवीपैट की पर्ची का पुनः सत्यापन कराने के अनुरोध वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, याचिका को अगले मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ईमानदार है तो ईमानदारी से कह देना चाहिए कि भैया वीवीपैट की पर्ची और ईवीएम की पर्ची से मिलान कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आ जाए, वोटर अपने हाथ से बॉक्स में डाल दे, उसी पर्ची की काउंटिंग हो जाए। इतना तक बताया जा रहा है। अगर अधिकारी कर्मचारी को तैनात कर दिया जाए तो 6 से 7 घंटे में काउंटिंग हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार ईवीएम पर अड़ी पड़ी है। चुनाव आयोग भी कहता है निष्पक्ष है। अरे भाई, हमारे अंदर दम है, हम बहुत ही पॉपुलर हैं, हमारा डंका बज रहा है, तो क्या हम और किसी माध्यम से नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं। अरे भाई, आप मुझे चाहते हो, पसंद करते हो, तभी तो वीडियो को लाइक करते हो, हमारी खबरों को अच्छा जानते हो, तभी तो पसंद करते हो। इसलिए अगर कोई भी नेता है, अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी पार्टी अच्छी है, उसका काम अच्छा है, तो चाहे वह बैलेट पेपर से चुनाव लड़े, चाहे ईवीएम से चुनाव लड़े, जीत उसकी होगी। लेकिन अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि नहीं भैया, ईवीएम से धांधली होती है, होती हो या ना होती हो अलग बात है, तो सरकार का काम है उस समस्या का समाधान करना। इलेक्शन कमीशन का काम है उस समस्या का समाधान करना। सरकार को कह देना चाहिए, ठीक है, जिनको शंका है उन सभी के लिए मैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाता हूं, मुझे बैलेट पेपर मंजूर है। लेकिन जब सरकार कहे नहीं, आप भी तो ईवीएम से चुनाव लड़ते थे, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा माना जाता है। बाकी आपकी राय क्या है और अगली सुनवाई में क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अब 11वीं 12वीं में ज़्यादा पूछे जाएंगे योग्यता आधारित प्रश्न। सीबीएसई ने सत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन योजना में किया है बदलाव। बड़ी खबर है। बहुविकल्पीय, केस आधारित व स्रोत आधारित प्रश्नों की संख्या 50% होगी। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं। जैसा कि मालूम होगा आपको कि 2014 के बाद उद्योगपतियों का बोलबाला है, ऐसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। यह बात आज सही साबित होती नज़र आ रही है। आपको मालूम होगा, फोर्ब्स एक बड़ी संस्था है, उसकी सूची जो जारी की गई है उसमें बताया गया है कि भारत के 200 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं, $116 बिलियन। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं, 84 बिलियन।
शिवनादर तीसरे नंबर पर है 36.9 बिलियन। सावित्री जिंदल 33.5 बिलियन। दिलीप संघवी 26.7 बिलियन। साइरस पूनावाला 21.3 बिलियन। कुशल पाल सिंह 20.9 बिलियन। कुमार बिरला 19.7 बिलियन। राधा किशन दमानी 17.6 बिलियन। लक्ष्मी मित्तल 16.4 बिलियन डॉलर। यह आंकड़े डॉलर में है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता था कि अभी इनका 2014 के पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा, 2014 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड देखेंगे उद्योगपतियों का तो आपको पता चलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 5 तक रिक्त पदों का डाटा मांगा है। क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीए डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ऑर्डर यही आएगा। मुझे उम्मीद है, यह मेरी जानकारी, मेरी सोच है। जो नियुक्ति पा चुके हैं उनका बाल भी बाका नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी घोषित हो जाएगी, जो 15 मई तक रहेगी। शिक्षा विभाग आदेश के अनुसार 15 अप्रैल से 15 मई तक केवल कक्षाएं स्थगित रहेंगी, स्कूल खुले रहेंगे। शिक्षकों को प्रतिदिन स्कूल आना होगा। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने अफसर ट्रेनिंग सेंटर को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। करीब वर्ष से इसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। इसका लोकार्पण जल्द किया जा सकता है। प्रदेश के इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी सामग्री संग्रहालय में रखने के लिए लाई गई है। तो यह भी बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसका इंतजार आपको लंबे समय से था कि भैया पकड़ा जाए पकड़ा जाए। तो जो पुलिस भर्ती पेपर लीक का सरगना था और जिसका नाम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती पेपर लीक में भी आया, वह गिरफ्तार कर लिया गया है। 300 अभ्यर्थियों को रीवा के रिसोर्ट में दिया था पेपर। बड़ी अपडेट है। ऐसी लीक घटना पर इसे कौन सी सज़ा मिलेगी, या तो कोर्ट तय करेगा। पेपर की छपाई अहमदाबाद की प्रिंटिंग प्रेस में हुई थी। पेपर को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउस भेजा जाता था, जहां से यूपी लाने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। रवि अत्री इस कंपनी में काम करने वाले अभिषेक को जानता था। उसकी मदद से कंपनी में काम करने वाले शिवम रोहित को अपने साथ मिला लिया। शुभम को भी पेपर निकालने के लिए बुलाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में राजू का नाम है। एक की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा दबिश दी गई, एसटीएफ के द्वारा दबिश दी गई, लेकिन जो है डॉक्टर सरद हाथ नहीं आया है। अब देखना होगा कब तक इसको पकड़ा जाता है। तो बिग अपडेट है। यूपी SSSC के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी से कहूँगा कि चुनाव पीरियड में कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराने की संभावना नहीं है, इसलिए चुनाव के बाद उम्मीद रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूपी SSSC के द्वारा जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी वह जून के लास्ट या जुलाई माह से ही स्टार्ट हो पाएंगी, उससे पहले नहीं। और अब की बार पेट के नोटिफिकेशन में विलम्ब होगा,
10 से 15 दिन का पिछले नोटिफिकेशन की अपेक्षा 10 से 15 दिन आपको डिले से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।